हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 3। हमने चैप्टर फर्स्ट सेकंड पढ़ लिया है और अब हमारा चैप्टर 3 होगा संश्लेषित रेशे व प्लास्टिक। अब हम इसमें प्लास्टिक और संश्लेषित रेशों के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अब चलो अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में हम देखेंगे कि हमें पता है कि हम जो कपड़े वस्त्र पहनते हैं वो रेशों से निर्मित होते हैं। अब रेशे वो कई तरह के हो सकते हैं, जिनमें कई प्राकृतिक भी होते हैं, कई संश्लेषित या कृत्रिम रेशे भी होते हैं। उनसे वस्त्र सब बनाए जाते हैं और इन वस्त्रों या जो रेशों का यूज़ करके हम कई प्रकार की उपयोगी वस्तु हैं उनका निर्माण भी आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं रेशों के प्रकार कि रेशे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो रेशे जो हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के हम बांट सकते हैं। सबसे पहले जो रेशे आते हैं वो आते हैं प्राकृतिक रेशे और सेकंड हम इसमें पढ़ने वाले हैं संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे। तो अब हम इनको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए। तो प्राकृतिक रेशे हैं उनके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो प्राकृतिक रेशे वे रेशे होते हैं जिन्हें हम सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं, सीधे प्रकृति से प्राप्त करते हैं। अर्थात सीधे प्रकृति से प्राप्त होने वाले रेशे को कौन से रेशे कहते हैं? प्राकृतिक रेशे कहते हैं। जैसे कपास है, ऊन है, रेशम, तो ये सब क्या हैं? प्राकृतिक रेशे हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे। अब संश्लेषित रेशे कौन से होते हैं इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो संश्लेषित रेशे वे रेशे होते हैं जिनका निर्माण हम प्रयोगशाला में करते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं मानव द्वारा निर्मित रेशों को संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे कहते हैं और उनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है। जैसे नायलॉन, टेरिलीन और रेयॉन। तो हम इनके बारे में अच्छे से अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए बहुलक। तो बहुलक क्या होते हैं, तो उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो हमने रेशों के प्रकार है उसको अच्छे से जान लिया है। अब हम देखेंगे बहुलक या हम इसको बोलते हैं पॉलीमर। अंग्रेजी शब्द है पॉलीमर। तो बहुलक होते क्या हैं, पॉलीमर होते क्या हैं, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले बहुलक हिंदी शब्द है, पॉलीमर इंग्लिश शब्द है। ये ग्रीक शब्द पॉलीमेरोरस से निर्मित होता है। इसमें जो पोली होती है, पोली का अर्थ होता है अनेक और मेरोरस का अर्थ होता है यूनिट, या हम लिख सकते हैं इकाई, अनेक इकाई। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो पॉलीमर होते हैं, जो बहुलक होते हैं, इनमें अनेक इकाइयां आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? बहुलक का निर्माण करती है। अब हम इसको किस प्रकार से जो वर्गीकृत कर सकते हैं या इसको परिभाषित कर सकते हैं, तो यदि हम इसकी परिभाषा लिखें किसकी? बहुलक की, तो हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखो यहाँ से इस शब्द के आधार पे हम आसानी से परिभाषा लिख सकते हैं। तो बहुलक का मतलब अनेक इकाइयां। जब
कम अणुभार वाली, तो इसको हम परिभाषित करेंगे जब कम अणुभार वाली अनेक इकाइयां, और अनेक इकाइयां कौन सी होंगी? एकलक। जब कम अणुभार वाली अनेक एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर अधिक अणुभार वाली बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम बहुलक कहते हैं। तो उन्हें हम बहुलक कहते हैं। यानी कम अणुभार वाली अनेक एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर अधिक अणुभार वाली बड़ी श्रृंखला का निर्माण करती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुलक कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया अर्थात बहुलक निर्माण की प्रक्रिया बहुलकीकरण कहलाती है। बहुलकीकरण कहलाती है। तो बहुलक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बहुलकीकरण कहलाती है। तो अब हम बहुलक को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अब हम आगे इसमें देखेंगे कि जो बहुलकीकरण के प्रक्रिया के दौरान जो बहुलक है वो किस प्रकार से निर्मित होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें एक नाम आया बहुलकीकरण। तो बहुलकीकरण क्या होता है? बहुलक के निर्माण की प्रक्रिया, अर्थात जब अनेक इकाइयां मिलती है तो जब बहुलक बनता है तो इसके जो निर्माण की संपूर्ण जो प्रक्रिया है उसको हम क्या लिख सकते हैं? बहुलकीकरण कहते हैं। और हमें पता है कि प्रकृति में अनेक बहुलक होते हैं। प्रकृति में अनेक बहुलक होते हैं। अब वो बहुलक कौन कौन से हैं? जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कपास। कपास क्या है? एक बहुलक है जो किससे निर्मित होता है? सेल्यूलोज। किससे निर्मित होता है? सेल्यूलोज। यानी सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है और उससे निर्मित जो बहुलक है उसको क्या बोलते हैं? कपास कहते हैं। और जब इसका निर्माण होता है, किसका? कपास का, या सेल्यूलोज का जब निर्माण होता है तो ग्लूकोज की अनेक इकाइयां मिलके, ग्लूकोज की अनेक इकाइयां मिलकर किसका निर्माण करती है? सेल्यूलोज। तो कपास क्या है? एक बहुलक है। और कपास किससे कहते हैं? जिसे सेल्यूलोज कहते हैं। और सेल्यूलोज का जब निर्माण होता है तो ग्लूकोज की अनेक इकाइयां मिलती है और सेल्यूलोज है उसका क्या कर लेती है? निर्माण जो है वो कर लेती है। अब उसके बाद में हम देखेंगे तो संश्लेषित रेशों के प्रकार। अगला जो पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशों के प्रकार। अब संश्लेषित रेशे होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। तो संश्लेषित रेशों को हम अनेक भागों में बांट सकते हैं या इसको अनेक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो संश्लेषित रेशों के प्रकार को पढ़ने से पहले हमें इनके बारे में कुछ बेसिक है वो पता होना चाहिए। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो रेशम होता है, रेशम है उसकी खोज कहाँ हुई थी? तो रेशम की खोज हमें पता है चीन में हुई थी। और एक किंवदंती है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ के राजा जो है हुआंग हो
और जो सी लिंगची रानी थी वो अपने बगीचे में चाय पी रहे थे, तो चाय का जो कप था उसमें ऊपर से एक कीड़ा पड़ा। वो सहतूत के पेड़ के नीचे थे, तो ऊपर से एक कीड़ा पड़ा, तो जैसे वो कीड़ा चाय से गर्म हुआ तो उससे रेशे प्राप्त हो गए। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई ये कीड़ा है, ये क्या चीज़ है जो चाय के अंदर गिरते इतना बड़ा हो गया। फिर उनके बारे में वहाँ पे रिसर्च किया गया और लास्ट में जो रिजल्ट परिणाम निकला तो उसमें उन्होंने उन रेशों का नाम क्या दे दिया था, रेशम दे दिया था। अब उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो रेशम का कीड़ा था उससे रेशम के जो धागे हैं वो फिर बना लिए गए थे। अब हमें इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो रेशम है, तो रेशम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, बॉम्बिक्स मोराई। क्या होता है, बॉम्बिक्स मोराई। जो रेशम कीट है उस रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बॉम्बिक्स मोराई। अब हम कह सकते हैं कि रेशम की खोज सर्वप्रथम क्या हुई थी, चीन के अंदर हुई थी। अब चीन में जब रेशम की खोज हुई तो जो रेशम का रेशा है वो चमकदार होता है, अच्छा दिखने में अच्छा होता है, चमकदार होता है, और थोड़ा क्या था, कॉस्टली था, थोड़ा महंगा था। और जब ये महंगा था तो लोग क्या हुए थे, अच्छा दिखने में अच्छा होने के कारण, चमकदार होने के कारण लोगों के मन को ये क्या हो गया, भा गया। और इनके रेशे अच्छे थे, मजबूत थे और सुंदर भी थे, इस कारण लोगों का इसने मन मोह लिया। तो फिर आवश्यकता पड़ी कि भाई ये जो रेशम है अब ये कीट से तो प्राप्त हो रहा है, अब कुछ ऐसा करें, ठीक है, कि जो प्राकृतिक रूप से यदि रेशम प्राप्त होता है तो उससे तो पूर्ति की जा नहीं सकती है। अब क्या किया जाए कि भाई जो कीड़े हैं तो इनसे तो यदि रेशम प्राप्त हुआ तो उससे पूर्ति नहीं होगी, तो हम प्रयोगशाला में कुछ ऐसा करें कि कृत्रिम रेशे वो प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए आगे भविष्य में क्या किया गया, प्रयोगशालाओं में जो कृत्रिम रेशम है उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे क्या हुई थी, शुरू की गई। अब जब कृत्रिम रेशम का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तब जो लोगों की आवश्यकताएं थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, पूरी होने लगी। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कृत्रिम रेशे। तो कृत्रिम रेशों के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, और जो प्राकृतिक रेशे उनके बारे में आपके सिलेबस में नहीं है। तो प्राकृतिक रेशों में जैसे ये प्राकृतिक रबर होता है उसके बारे में है, जिसका आप उच्च कक्षाओं में खासकर 10th में इसका आप अध्ययन करने वाले हो। प्राकृतिक रबर, तो उसको शॉर्ट में अगर कहें तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है, और आइसोप्रीन का जब बहुलीकरण करते हैं तो पॉली आइसोप्रीन का निर्माण होता है, और पॉली आइसोप्रीन जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रबर कहते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक रबर है वो एक पेड़ होता है, रबर का पेड़, उसका वैज्ञानिक नाम होता है हीविया ब्रेसिलेंसिस। ये जो पेड़ होता है उस पेड़ के अंदर चीरा लगाते हैं और चीरे से सफ़ेद रंग का द्रव निकलता है, उस द्रव को बोलते हैं लेटेक्स या क्षीर। अब ये जो लेटेक्स या क्षीर होता है उससे फिर क्या होता है, प्राकृतिक रबर है उसका निर्माण जो है वो कर लिया जाता है अनेक प्रोसेस को अपनाकर। अब हम संश्लेषित रेशों के कुछ प्रकार है जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो संश्लेषित रेशों में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रेयॉन। तो सबसे पहले हम कौन सा रेशा पढ़ने वाले हैं, रेयॉन। रेयॉन के बारे में हम पढ़ने से पहले इसका जो मुख्य नाम है उसके बारे में पता होना चाहिए। रेयॉन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संश्लेषित रेशम, यानी ये रेशम के समान ही होता है लेकिन इसका निर्माण प्रयोगशाला में किया गया था, इसलिए इसको संश्लेषित रेशम कहते हैं। अब इसका निर्माण वो कैसे किया गया, तो हमें पता है कि कागज किससे प्राप्त होता है, पेड़ से। अब कागज है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, भी हमने देखा था सेल्यूलोज। अब इस सेल्यूलोज को सर्वप्रथम क्या करते हैं, NaOH के विलयन में, किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डालकर इसे क्या करते हैं, साफ करते हैं। क्या करते हैं, साफ। और इसे साफ करके CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड जो गैस होती है, उस कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर क्या करते हैं, सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त करते हैं। किसका, सेल्यूलोज का, सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड में घोलकर किसका विलयन प्राप्त करते हैं, सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त करते हैं। और जब सेल्यूलोज का विलयन प्राप्त हो जाता है तो इस सेल्यूलोज को विलयन को हम महीन छिद्रों में से, महीन छिद्रों में से या महीन छिद्रों वाली जाली में से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु H2SO4 यानी तनु H2SO4 या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल में छोड़ते हैं। तो घोल में छोड़ेंगे तो उस छिद्रों में से किसके रेशे प्राप्त होंगे, इस रेयन की रेशे जो है वो प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम प्रयोगशाला में जो रेयन है उसका निर्माण आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है भाई रेयन के उपयोग, रेयन की यूजेज क्या है। तो अगला पॉइंट आएगा रेयन के उपयोग। रेयन का उपयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो रेयन के उपयोग, रेयन है उसका खासकर उपयोग कपास के साथ मिलाकर, इसे किसके साथ मिलाएंगे, रेयन है उसको कपास के साथ मिला दिया, ठीक है। अब जब दोनों को मिला देंगे तो इसका उपयोग खासकर जो बिस्तर की चादर होती है, बिस्तर की चादरों के निर्माण में किया जाता है। बिस्तर की चादरों के निर्माण में किसका उपयोग, रेयन और कपास को एक साथ मिलाएंगे तो बिस्तर की चादर है उसका निर्माण आसानी से कर सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि इसको ऊन के साथ मिलाकर, किसको, रेयन को ऊन के साथ जब मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, गलीचा और कालीन बनाए जा सकते हैं। क्या बन सकते हैं, कालीन व गलीचा, कालीन व गलीचा। जब रेयन को ऊन के साथ मिलाते हैं तो कालीन तथा गलीचे का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने रेयन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नायलॉन, नायलॉन और नायलॉन 66 के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नायलॉन के बारे में। नायलॉन क्या होता है, इनके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं और इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो नायलॉन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब नायलॉन का निर्माण किया जाता है तो कोयला, जल और वायु का मिश्रण मिला के किया जाता है। किसका, कोयला, जल व वायु। तो नायलॉन के निर्माण में कोयला, जल और वायु को मिलाकर किसका निर्माण करते हैं, नायलॉन जो है उसका निर्माण जो है वो किया जाता है या किया गया। और इसमें एक प्रमुख बात ध्यान रखनी है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित जो रेशे हैं वो किसका रेशा था, नायलॉन का। तो हम लिख सकते हैं मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा, प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है, नायलॉन। तो मानव द्वारा निर्मित जो प्रथम संश्लेषित रेशा है उसका नाम क्या है, नायलॉन है। उसके बाद में हम देखते हैं नायलॉन के गुण और निर्माण जो है उसके बाद में हम देखेंगे नायलॉन के गुणधर्म। नायलॉन के गुण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है नायलॉन का रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ व हल्का होता है। तो पहला इसका गुण है इसका रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ व हल्का होता है। किसका रेशा, नायलॉन का रेशा प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है व हल्का होता है।
यह चमकीला व सुगम होता है। यह चमकीला होता है वह सुगम, सुगम का मतलब आसानी से उपलब्ध होने वाला, सुगम होता है। और यूज करना इसका क्या होता है, आसान होता है। तो हम ये इसमें दो गुण के कारण हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। नायलॉन के गुणधर्म का रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ, हल्का होता है और ये चमकीला व सुगम होता है। अब हम देखेंगे नायलॉन के उपयोग। नायलॉन के उपयोग, तो नायलॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो नायलॉन का उपयोग किसके निर्माण में करते हैं, पैराशूट में, पैराशूट निर्माण में पहला उपयोग। सेकंड है चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्सों के निर्माण में, रस्सों के निर्माण में, चट्टानों पर चढ़ने वाले जो रस्से हैं उनके निर्माण में इसका सामान्यतः उपयोग जो है वो किया जाता है। थर्ड इसका हम देखेंगे जुराब, रस्से, तंबू। जुराब है, रस्से है, तंबू है, दांत साफ करने वाले ब्रश के निर्माण में, दांत साफ करने वाले ब्रश के निर्माण में इसका सामान्यतः उपयोग जो है वो किया जाता है। उसके बाद में जैसे थर्ड इसका हम देखेंगे फोर्थ, पर्दों के निर्माण में। तो नायलॉन के जो है पर्दे हैं, पर्दों के निर्माण में भी इसका सामान्यतः उपयोग जो है वो किया जाता है। फिर जैसे कारों के सीट बेल्ट के पट्टे, कारों के सीट बेल्ट के पट्टे जो हैं उसके निर्माण में इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। फिर जैसे एक हम देखते हैं स्लीपिंग बैग, स्लीपिंग बैग या तकिया जो होता है उसके निर्माण में भी हम सामान्यतः इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में यदि इसका और उपयोग देखें तो जो टायरों के निर्माण में, जो गाड़ियों के टायर आते हैं तो टायरों के निर्माण में भी इस नायलॉन जो है उसका सामान्यतः उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार हमने जो नायलॉन है उसके बारे में, इसके उपयोग है वो अच्छे से समझ लिए हैं। अब एक चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है कि जो नायलॉन का रेशा होता है वो इस्पात का जो रेशा है उससे भी क्या होता है, मजबूत होता है। ये मुख्य इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नायलॉन का रेशा इस्पात के रेशे से मजबूत होता है, इस्पात के रेशे से मजबूत होता है। नायलॉन का रेशा इस्पात या जो स्टील आती है उसके रेशे से भी क्या होता है, मजबूत है वो होता है। अब हम देखो जैसे आपके सिलेबस में इसका जो निर्माण की विधि है वो नहीं दे रखी है, फिर भी हम देख लेते हैं ताकि जब आगे आप अगली क्लासों में पढ़ो तो आपको इसको समझने में दिक्कत ना हो। तो उसके लिए हम देखते हैं नायलॉन 66 के निर्माण की विधि, निर्माण की विधि। तो नायलॉन 66 है उसका प्रयोगशाला में निर्माण जो है वो किस प्रकार किया जाता है, तो उसके लिए हमें एक दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। एक दो सूत्र आप ध्यान रखोगे तो आप अच्छे से इसका निर्माण कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ अम्ल है एक दो उसको ध्यान रखना है। जैसे पहला इसमें एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन के संघनन से नायलॉन 66 बनता है।
नाइलॉन 66 का निर्माण होता है। एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन के संघनन से नाइलॉन 66 का निर्माण है वो किया जाता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये नाइलॉन 66, ये 66 है। अब नाइलॉन है, इसके बारे में तो हमने देख लिया 66 क्या चीज़ है। भाई 66 है तो इसका पता होना चाहिए। तो 66 यहाँ पे क्या है, तो इसमें देखो ये जो एडिपिक अम्ल होता है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 होती है, और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन जो होता है उसमें भी कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो दोनों में ये जो 66 है ये एडिपिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या 6। इसी प्रकार हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन में कार्बन परमाणु की संख्या 6। तो दोनों के कार्बन परमाणु की संख्या को जब यहाँ लिखते हैं तब इसको सम्मिलित रूप में क्या लिखा जाता है, नाइलॉन 66। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब आता है एडिपिक अम्ल है, उसका सूत्र क्या होता है। तो एडिपिक अम्ल का जो सूत्र है उसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो एडिपिक अम्ल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है COOH, CH2 COOH। ये क्या होता है, एडिपिक अम्ल। क्या होता है, एडिपिक अम्ल। और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, इसका सूत्र क्या होता है, NH2, उसके बाद में CH2 उसके बाद में फिर से NH2। तो ये किसका सूत्र होता है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। और जब इसका क्या करते हैं, संघनन करते हैं तो किसका निर्माण होता है, नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। अब देखो नाइलॉन 66 बन गया, ये अम्ल मिल गए। लेकिन अब ये समझना है कि भाई ये अम्ल किस प्रकार मिलते हैं और इससे जो जल है वो किस प्रकार निकलता है, और आगे क्या निकलेगा, जल जो है वो निकलता है। अब इसको हम बना के देखेंगे, इसको ध्यान से देखना है। अब ये जो हमारा एडिपिक अम्ल है, इस एडिपिक अम्ल को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, OH C डबल बॉन्ड O। तो क्या हो गया, COOH हो गया। उसके बाद में CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब इसका संघनन करना है तो यहाँ हम किस N ले लेते हैं। N का मतलब अनेक एडिपिक अम्ल है, उसके अणु हमने ले लिए। फिर N, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HNH लिख सकते हैं भाई, NH2 हो गया ना। फिर CH2, ये क्या है 6, फिर हमने क्या लिख दिया NH, और आगे क्या लिख दिया H। अब इनमें से हमें क्या निकालना है, इसका क्या करना है, संघनन। क्या करते हैं, संघनन। अब संघनन करते हैं तो नाइलॉन 66 वो कैसे बनता है तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, इधर से OH और इधर से H, इसको बाहर कर देना है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, NH2 हो गया। इसी प्रकार यहाँ से OH है उसको बाहर कर दो, और उसके बाद में जैसे हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन का NH जुड़ा है उससे H को अलग करते हैं, तो हमने इसका H है वो अलग कर दिया। तो इधर से देखो H2 और O, NH2O। तो हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको नीचे हम लिख सकते हैं, जोड़ के आराम से लिख सकते हैं। इधर देखना, इधर से ये बंद C डबल बॉन्ड O लिख दिया। उसके बाद में फिर से एकल बंद, फिर CH2 फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये बंद है और ये बाहर निकल गया। आगे क्या जुड़ रखा है, NH, उसके बाद में CH2 उसके बाद में NH, और उसके बाद में आगे और जुड़ रखा है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये इधर भी बंद खाली है, इसका मतलब इधर भी इकाई जुड़ी है और इधर भी इकाई जुड़ी है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। और जल के अणु है वो कितने निकले, NH2O, यानी अनेक अणु निकल रहे हैं। और ये हमारे पास अब जो बना है उसका नाम है नाइलॉन 66, नाइलॉन 66। ये हमारे पास जो बहुलक बना है उस बहुलक का नाम क्या है, नाइलॉन 66। तो इस प्रकार हम
प्रयोगशाला, हमारी जो प्रयोगशाला है उस प्रयोगशाला में नायलॉन 66 का निर्माण आसानी से कर सकते हैं और इसके लिए हमें चाहिए एडिपिक अम्ल और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। संघनन का मतलब जब इसको मिलाते हैं तो मिलाने से जल के अणु बाहर निकलते हैं और हमारा जो उत्पाद है वो क्या बनता है, नायलॉन 66 है वो बनता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने ये संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक है उसके बारे में, हमने संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ा और हमने रेशों के प्रकार है उसको भी अच्छे से जाना। 2 प्रकार के हमने पढ़े थे, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक के बारे में हमने कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझा था। फिर है संश्लेषित, और संश्लेषित में हमने नायलॉन 66 उसके बारे में अच्छे पढ़ा, उसका निर्माण किस प्रकार होता है, उसका प्रयोगशाला में निर्माण जो है वो किस प्रकार कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ये सब हमने इसमें अच्छे से पढ़ा। रेयन है उसके बारे में भी हमने पढ़ा, उसको हम कृत्रिम रेशम है वो क्यों कहते हैं, तो ये सब हमने अच्छे से पढ़ा। और हमारा अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं जैसे पेरिलिन या जो डेक्रोन है उसके बारे में हम अगला वीडियो है उसके अंदर चर्चा करेंगे।